हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी करियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले। आज हम एमपी टेट से रिलेटेड सीडीपी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? भाषाई विकास कहा जाता है, मनोगत्यात्मक विकास कहा जाता है, सामाजिक विकास कहा जाता है, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास दिया था जीन पियाजे ने। इसमें इन्होंने कहा था कि बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत क्या आता है? संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक के सामने जो समस्या होती हैं उनका वो स्वयं समाधान करता है और अंत में वो क्या करता है? निर्णय पर पहुंचता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है कौन सी अवस्था में? संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला ऑप्शन केवल आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, क्योंकि बाल विकास को आंतरिक और बाह्य कारक दोनों प्रभावित करते हैं। आंतरिक कारक में क्या आता है? आनुवंशिकी आता है। और बाह्य कारक में क्या आता है? बाह्य कारक में वातावरण, स्कूल, अधिगम की प्रक्रिया, द्वितीय अधिगम के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो आते हैं बाह्य कारक में। चलिए इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण होते हैं। भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर वृद्धावस्था तक चलता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन इसका सही होगा कि विकास अधिगम एक समान गति से कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। चलिए हम बाल विकास के कुछ सिद्धांत पहले देख लेते हैं। होता है एक होता है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा होता है व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा होता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, चौथा होता है वृद्धि या विकास की गति की दर समान नहीं रहती है। समान नहीं रहती, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया? एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया कि ये सिद्धांत नहीं है। अगला सिद्धांत है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। परस्पर संबंध का सिद्धांत होता है एक होता है एकीकरण का सिद्धांत, एक होता है विकास की दिशा का सिद्धांत, एक होता है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगला होता है विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है। नेक्स्ट होता है वृद्धि और विकास क्रिया वंशानुक्रम वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है? शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, चरित्र का प्रभाव, बुद्धि का प्रभाव, या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि गाल्टन ने कहा है कि बालक की व्यक्ति भिन्नता आनुवंशिकता का ही परिणाम होती है। आनुवंशिकता में क्या होता है? आनुवंशिकता में सभी शारीरिक संरचनाएं और जो विशेषताएं, क्रियाएं, क्षमताओं का योग जो कहता है निहित रहता है। बालक में आनुवंशिक गुण अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होते हैं, इसलिए वंशानुक्रम पर उसके चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है और शारीरिक लक्षणों का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बालक पर वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, बालक के मानसिक विकास पर, परिवार का वातावरण पर भी प्रभाव पड़ता है और परिवार की सामाजिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका भी प्रभाव पड़ता है। और बालक पर स्कूल के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है, अपने मित्रों के सहपाठियों का भी वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कक्षा में कैसा माहौल है उसका भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। यह किस मनोवैज्ञानिक कथन है? फिशर, रॉस, जॉनसन, किम्बल यंग। ये कथन है जॉनसन का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, नाक, कान से सोचते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था, बहुसंख्यात्मक अवस्था, संज्ञात्मक अवस्था,
अपूर्व संज्ञात्मक अवस्था, या इसको बोलते हैं औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो जीन प्याजे की पहली अवस्था बताई गई है। बालक जब जन्म लेता है ना, उसके अंदर सहज क्रियाएं होती हैं, तो वो क्या करता है, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदना शारीरिक क्रियाओं की सहायता से व्यक्त करता है। ये संवेदी प्रेरक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? ये जन्म से 2 वर्ष तक रहती है। इसमें बालक वस्तुओं की पहचान करता है, वस्तुओं को मुंह से पकड़ता है। इस अवस्था में अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है बालकों में, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पाया जाता है, वस्तु स्थायित्व पाई जाती है, परावर्ती क्रियाएं पाई जाती हैं, मानसिक निरूपण होता है बालक का, और इंद्रियों के द्वारा अधिगम होता है। दूसरी अवस्था होती है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, ये होती है 2 से 7 वर्ष की होती है। इसमें बालक में अवलोमिता पाई जाती है, संरक्षण का अभाव पाया जाता है, केंद्रीकरण पाया जाता है, जीववाद पाया जाता है, आत्म केंद्रितता पाई जाती है, क्रम गिनना वर्णमाला की शुरुआत होती है, और दूसरों के विचारों को समझने में असमर्थ रहता है बालक। तीसरी अवस्था होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक होती है। इसमें बालक में विलोमिता पाई जाती है, संरक्षण पाया जाता है, विकेंद्रीकरण पाया जाता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है, क्रम परिपक्वता पाई जाती है, गणितीय संक्रिया को हल करने की क्षमता आ जाती है, जोड़ घटाना गुणा भाव करने लगता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मापतौल में आसानी से समझने लगता है बालक। अगली अवस्था होती है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, ये होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें बालक तार्किक चिंतन में परिपक्व हो जाता है, अमूर्त चिंतन पाया जाता है, अपसारी चिंतन पाया जाता है, तर्क वितर्क करने लगता है बालक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है शिक्षण केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव केंद्रित। इसका राइट आंसर होगा शिक्षक केंद्रित, क्योंकि शिक्षण का सत्तावादी स्तर पूछ रहा है वो। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर में क्या होता है, जो शिक्षण होता है वो शिक्षक केंद्रित होता है। इसमें शिक्षण की भूमिका प्रमुख होती है, छात्र की भूमिका होती है निष्क्रिय हो जाती है। इसका आंसर होगा शिक्षक केंद्रित। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक क्या करता है, व्यवहार में वैज्ञानिक विधि के द्वारा अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन में आदि में करता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नवीन ज्ञान की खोज करना, शैक्षिक परिस्थितियों में नवाचार का विकास करना, विद्यालय पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा करना। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में कौन सी भावना पैदा होगी? शारीरिक विकास शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। क्योंकि जब बालक स्वयं से सारे काम कर रहा है, अपने हाथों से कर रहा है, तो वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। बालक के जीवन का मूल मंत्र क्या होता है? आत्मनिर्भर बनना, स्वयं से सारे काम करने की कोशिश करना। जीवन में सकारात्मकता आती है। जब बालक आत्मनिर्भर बनेगा तो दूसरों के ऊपर बहुत ही कम निर्भर रहेगा और उसमें आगे बढ़ने की दृष्टि का विकास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? वृद्धि, विकास, संस्कृति या समावेशन? इसका राइट आंसर होगा विकास। विकास क्या है? विकास एक सुसंगत और क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो प्रत्येक बालक में व्यक्तिगत स्तर पर समान रूप से पाई जाती है। क्योंकि विकासित विकास समान होती है, क्योंकि पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आई, फिर किशोरावस्था आई, फिर प्रौढ़ावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई। ये क्या है? क्रमबद्ध और सुसंगत परिवर्तन है ये। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा के प्रति अनुकरण द्वारा सीखने और चिंतन करने की प्रक्रिया। इसका राइट आंसर होगा कि विशेषता पूछ रहा है, विशेषता नहीं है। तो ये तो है ही, सीखने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में तेज होती है,
जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, लेकिन चिंतन की प्रक्रिया नहीं होती है। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतन की प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। खेल पद्धति के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया के जन्मदाता कौन कहलाते हैं? फ्रॉवर कहलाते हैं। इन्होंने कहा है कि बालक के विकास में वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, कथन किसका है? इस बी.एन. झा, स्किनर, डेविड वुडवर्थ। ये कथन है बी.एन. झा का। बी.एन. झा ने कहा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालकों की बुद्धिमत्ता निर्भर करती है ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक श्रवण पर, पारिवारिक परिवेश पर, किस प्रकार वे अपने पर्यावरण का प्रयोग करते हैं, प्रारंभिक जीवन में घर में की गई पढ़ाई पर। इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक परिवेश, क्योंकि बालक का सर्वप्रथम प्रभाव किस पर पड़ता है? परिवार का ही सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है बालक पर। परिवार को ही बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा पारिवारिक परिवेश। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? शिक्षा में लोकतांत्रिक मूल तंत्र को बढ़ावा देना, बालकों में नैतिक मूल्यों का संचार, बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें समाज में रहने वाले सभी वर्गों एवं समूह के बिना किसी भेदभाव की शिक्षा दी जाती है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो किसी वर्ग से हो, किसी समाज से हो। समाज में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको बिना भेदभाव के शिक्षा प्रदान की जाती है। यही क्या है? समावेशी शिक्षा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में कौन सा सम्मिलित नहीं है? अपरिणात्मक प्रारूप, आर्थिक प्रारूप, संज्ञानात्मक प्रारूप पर, या शैक्षिक उपलब्धि पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वंचन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में अपरिणात्मक प्रारूप भी शामिल है, संज्ञानात्मक प्रारूप भी शामिल है, और शैक्षिक उपलब्धि भी शामिल है, लेकिन आर्थिक प्रारूप शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आर्थिक प्रारूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम निर्योक्ता के लक्षण क्या है? भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, अवधान संबंधी बाधा, और प्रेरणा का अभाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवधान संबंधी बाधा होना। अधिगम निर्योक्ता क्या होती है? सीखने में विकार आना। इसके अंतर्गत क्या आता है? भाषा की हानि, डिसलेक्सिया, पढ़ने की कठिनाइयाँ, गणना करने की निर्योक्ता जो होती है, जिसे हम बोलते हैं डिस्कैलकुलिया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? अधिगम निर्योक्ता के अंतर्गत आते हैं। जो पढ़ने में हमारी बाधा उत्पन्न करे वो क्या है? अधिगम निर्योक्ता। बालक की अधिगम क्षमता को क्या करते हैं? स्थायी तौर पर प्रभावित करती है, उसके प्रत्येक कार्य में अवधान उत्पन्न करती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है, यह कथन किसका है? जेम्स ड्राइवर का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, टॉरेंस का, टेलर का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स ड्राइवर का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियाँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित रुचियाँ, क्योंकि सृजनात्मक बालक में रुचियाँ जो होंगी उसकी सीमित नहीं होंगी, उसकी रुचियाँ ज़्यादा होंगी। खोजपूर्ण प्रवृत्ति तो पाई जाएगी, अच्छी अंतर्दृष्टि भी होगी, क्रियाशीलता भी होगी, लेकिन रुचियाँ उसकी सीमित नहीं होंगी। सृजनात्मक लक्षण क्या क्या होते हैं? मौलिकता के दर्शन होते हैं, उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है,
संवेदनशीलता होती है, उसकी रुचियाँ जो होती हैं वो विस्तृत होती हैं, नियम सीमित नहीं होती हैं। आत्मनिर्भरता पाई जाती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो, ई पील, फ्रेंडसन, गेट्स का। एक राइट आंसर इसका गेट्स। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, किसने कहा है? गेट्स ने कहा है। अधिगम क्या है? अधिगम एक व्यापक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। सीखने के कितने नियम होते? सीखने के 3 नियम होते हैं। पहला होता है तत्परता का नियम, दूसरा होता है अभ्यास का नियम, तीसरा होता है प्रभाव का नियम। इन तीनों नियमों से क्या निकल के आता है? इन तीनों में यही निकल के आता है कि प्रत्येक बच्चा में सीखने की क्षमता होती है, वह अभ्यास तत्परता के द्वारा अधिगम को सीखने में सक्षम होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चा क्या कहता है? सीख सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु बताए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उससे संबंधित नहीं है? उद्देश्य, पाठ्यक्रम को रटना, अधिगम अनुभव क्रियाएं, विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण। इसका राइट आंसर होगा पाठ्यक्रम को रटना। एनसीएफ में भी कहा गया है, शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि रटना, बच्चों को रटाना तो है ही नहीं है, बच्चों को समझाना है, उनको करके सिखाना है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैजिक लर्नर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री से संबंधित है? दृश्य सहायक सामग्री से, श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य एवं श्रव्य सहायक सामग्री, या उपरोक्त में से कोई नहीं। मैजिक लैंटर्न किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह दृश्य सहायक सामग्री से संबंधित है। दृश्य सहायक सामग्री भी होती हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, जैसे वास्तविक पदार्थ होते हैं, चित्र होते हैं, मानचित्र होते हैं, पोस्टर होते हैं, मैजिक ग्लोब होते हैं, ग्राफ होते हैं, ये सब शामिल हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोर को डराने वाला, भगोड़ापन और शालीनता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शालीनता, क्योंकि बाल अपराध जो है भावनात्मक बाधा कोई प्रदर्शित करता है, कमजोर को डराने वाला भी होता है, भगोड़ापन भी होता है, लेकिन शालीन जो भावनात्मक बाधा, बाधा मतलब रुकावट, शालीनता जो होगी वो रुकावट नहीं होगी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। बालकों में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? खेल से दूर करने के लिए, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए, पढ़ाई में व्यस्त रखने के लिए, शरारत से रोकने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए। जब बालक क्या करता है? जब बालक अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू के बारे में जिज्ञासापूर्वक जानने लगता है, तो बालक में क्या होता है? वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में उसकी पहचान को बल मिल जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यासता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। इसका राइट आंसर होगा अस्थायी अधिगम। उद्दीपन से क्या होता है? उद्दीपन से बच्चे में बेहतर अधिगम को बढ़ावा मिलता है। बार बार के उद्दीपन से क्या होता है? वास्तव में अस्थायी अधिगम का विकास होने लगता है, जो बालक व्यवहार में परिवर्तन को प्रभावित करता है, साथ ही बालक के अनुभव और उसके व्यवहार में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी अधिगम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था? कुत्तों पर, बनमानस पर, बिल्ली पर, चूहों पर? तो सभी जानते हैं कि वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत पर कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? बनमानस पर प्रयोग किया था। कोहलर कौन थे? कोहलर गेस्टाल्टवादी थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह कथन किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, यह किसने कहा है? ये वुडवर्थ ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गान्तीकरण, विलयन, नवीनीकरण? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गान्तीकरण। बालक जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद ही वो तुरंत क्या होता है, बाहर आंतरिक कारकों से प्रभावित होने लगता है, स्वयं में परिवर्तन लाता है वो। ये परिवर्तन किसके अधीन होते हैं? ये मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा दमन, विलयन, शोधन या उन्नयन और मार्गान्तीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों के रूप में क्या है, परिवर्तन लाया जा सकता है। मार्गान्तीकरण का मतलब क्या होता है? प्रवृत्तियों के मार्ग या दिशा में परिवर्तन लाना। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्गान्तीकरण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा क्विज के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल है, और दूसरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सारे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।